अर्पिता, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती तो हर साल मनाई जाती है, लेकिन इस बार जयंती मनाने का तरीका दरअसल कुछ अलग अंदाज में है। 126वीं जयंती है और इस पर संसद से लेकर अंडमान तक बड़े कार्यक्रमों का आयोजन यहां किया गया है। नेताजी को संसद भवन में श्रद्धांजलि तो दी ही जाएगी, लेकिन इसके साथ ही प्रधानमंत्री समेत तमाम बड़े नेता संसद के सेंट्रल हॉल में माल्यार्पण करेंगे। नेताजी के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस मौके पर आज प्रधानमंत्री अंडमान के 21 द्वीपों को परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर करेंगे। बिल्कुल नेहा, और देखिए गृह मंत्री अमित शाह भी अंडमान में मौजूद हैं। अमित शाह जिमखाना ग्राउंड में तिरंगा फहराएंगे, जहां 30 दिसंबर 1943 को नेताजी ने राष्ट्रीय झंडा फहराया था। अमित शाह नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप पर भी जाएंगे, जो पोर्ट ब्लेयर से कुछ ही दूरी पर है। उस बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत कोलकाता में नेताजी को श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं। भागवत का प्रोग्राम तब विवादों में घिर गया जब नेताजी की बेटी अनिता बोस ने ये कहकर सबको चौंका दिया नेहा कि नेताजी संघ के विचारधारा के खिलाफ थे। बिल्कुल, इससे पहले भी उन्होंने यही बात स्पष्ट की थी कि नेताजी को संघ की विचारधारा से दूर रखा जाए। वो लेफ्टिस्ट थे, उनकी विचारधारा भी लेफ्टिस्ट थी। आज दोपहर 12 बजे ममता बनर्जी का भी नेताजी की जयंती पर कार्यक्रम है। पश्चिम बंगाल में इस वक्त आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद हैं। वो भी नेताजी की श्रद्धांजलि के कैसे ही कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। लेकिन 126वीं जयंती दरअसल कई मायनों में खास है। अब देखिए, संसद भवन की तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं। यहाँ पर तमाम सांसद और प्रधानमंत्री स्वयं मौजूद हैं। आज संसद भवन के भीतर माल्यार्पण किया जाएगा नेताजी की मूर्ति का। इसके अलावा उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर 21 द्वीपों का नामकरण भी आज ही के दिन किया जाएगा। एक अहम भूमिका नेहा उन्होंने देश की स्वतंत्रता के आंदोलन में निभाई थी। 23 जनवरी 1997 में उड़ीसा के कटक में उनका जन्म हुआ था, और वो नारा तो आपको याद ही होगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये नारा नेताजी ने स्वतंत्रता की लड़ाई में आम लोगों तक, जन जन तक पहुंचाया था। एक अलग तरीके का जोश उस वक्त आम लोगों के मन में था, और ये नारा मुझे लगता है हर भारतीय को याद भी है। तो जैसा कि हमने आपको बताया था, कोलकाता में आज आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मौजूद है। उन्होंने नेताजी को अर्पिता कैसे याद किया, ये सुन लेते हैं। मनुष्य के पास जो कुछ कीमती होता है, बहुत लोगों के पास होता है, गुणवत्ता होती है, मेरिट अंग्रेजी में कहते हैं, वो होता है। परंतु केवल होने से नाम नहीं होता, उसका उपयोग कौन क्या करता है। नेताजी ने अपने स्वार्थ का रंच मात्र भी विचार पूरे जीवन भर किया नहीं। इतने पढ़े लिखे थे, बहुत कमा सकते थे, परंतु देश की स्वतंत्रता के लिए अक्षरशः अपना जीवन उन्होंने वनवास में ही गुजारा, वनवास जैसे कष्टों में ही गुजारा। कितने बार जेल में गए, देश से बाहर जाना पड़ा, सेना बनाकर लड़ना पड़ा। सारा जीवन एक अग्निगर्भ तपस्या है, और ये तपस्या हंसते हंसते उन्होंने पार की। देश के लिए की, अपना नाम हो इसलिए नहीं। पूर्ण निस्पृहता और निस्वार्थ बुद्धि का आदर्श उनका जीवन है। पूर्ण समर्पण का आदर्श उनका जीवन है। तपस्या के लिए कठोर परिश्रम और कष्ट सहन करने का आदर्श उनका जीवन है। देश के लिए किसी भी प्रकार का साहस अपने प्राणों की तमा न करते हुए करना, उन्हीं का जीवन उसका आदर्श है। और इस बीच अर्पिता, आज नौसेना के लिए बड़ा दिन है। उनके बेड़े में आईएनएस वागीर शामिल होने जा रहा है। ये उस वक्त की तस्वीरें जब देश को एक और प्रहरी मिल रहा है। ये एक पनडुब्बी है जिसे आईएनएस के बेड़े में शामिल आज ही के दिन किया जा रहा है। इस मौके पर तमाम वायुसेना और नौसेना के अधिकारी मौजूद हैं। आईएनएस वागीर की शक्ति किसी से भी छिपी हुई नहीं है।
तो नेहा देखिए, भारतीय नौसेना की ताकत में एक बड़ा इजाफा इसको आप कह सकती हैं। कलवेरी श्रेणी की ये पनडुब्बी नौसेना में देखिए किस तरीके से शामिल हुई है। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा ये निर्मित है और नौसेना एडमिरल और आर हरि कुमार की उपस्थिति में ये कमीशन किया गया है। नौसेना के अनुसार ये पनडुब्बी भारतीय सेना की क्षमता को बढ़ावा देने का काम करेगी और दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देगी। ये खुफिया निगरानी और टोही पर काम करती है। छत्तीसगढ़ के भिलाई से शनिवार को युवक और युवती का वीडियो वायरल हुआ। दोनों चलती बाइक में रोमांस करते हुए कैमरे में कैद हुए। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। दिन दहाड़े सड़क पर बाइक चलाते हुए खुल्लम खुल्ला रोमांस का ये वीडियो मध्य प्रदेश के भिलाई का है। तस्वीरें देखिए। वीडियो में युवती बाइक की टंकी पर बाइकर को गले लगाकर उल्टा बैठे हुए नजर आ रहे हैं। इसी मुद्रा में ये दोनों शनिवार को सुबह करीब 10 बजे बिना नंबर की बाइक में भिलाई के व्यस्त लूप चौक समेत तमाम रास्तों से गुजरते रहे। वीडियो जब वायरल हुआ तो पुलिस में खलबली मच गई। कपल की तलाश शुरू हुई और रविवार रात युवक और युवती को पुलिस ने पकड़ लिया। कौन मारा? कहानी सुनाते हो मुझे? तुम्हारे जैसे की मानसिक स्थिति बिगड़ती है। दिन के टाइम में सब स्कूल के बच्चे निकलते हैं, महिलाएं वॉकिंग करते हैं, शर्मसार हो जाते हैं। पूरा तुमने भिलाई का नाम डुबा दिया तुम्हारे जैसे लोगों ने। बाइक चलाने वाले युवक का नाम जावेद है। पूछताछ में खुलासा हुआ कि 27 साल का जावेद जिस बाइक से घूम रहा था वो चोरी की। 1.5 लाख की बाइक उसने महज 9,000 रुपए में खरीदी। पकड़े जाने के बाद पुलिस ने जावेद की जमकर गिरफ्तार कर ली। तुम्हें वीडियो देखा है तुमने? देखो दिखाता हूँ तुम देखा है वीडियो? देखो किस तरह की हरकतें कर रहे थे, खुद देखो तुम। पूरा भिलाई का कारण जो है ना, शर्मिंदगी हो गई है भिलाई को। कितना अच्छा भिलाई हुआ करता है। देखो वीडियो देख रहे हो, इस तरह की हरकतें करते हो तुम। देखो पीछे दिन दहाड़े कोई डर नहीं है कानून का तुम्हें। इनके द्वारा पहली बार हेलमेट नहीं लगाया गया दोनों के द्वारा। दूसरी बात, चोरी की बाइक का इस्तेमाल किया गया। तीसरी बात, रैश ड्राइविंग किया गया। चौथी बात, पब्लिक में इनडिसेंट। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने नोटिस किया कि बाइक के पीछे एक स्कूटी भी लगी हुई है, जो कि बाइक बिना नंबर की थी। इसलिए स्कूटी के नंबर के आधार पर आरोपियों की तलाश हुई और पुलिस को कामयाबी मिल गई। 3 टीमें बना के 200 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज को हमने अध्ययन किया। बाइक के आगे स्कूटी लगातार साथ में चल रही थी, जिससे हमें ये लगा कि ये स्कूटी वाला बाइक वाले को जानता होगा। स्कूटी वाले को गिरफ्त में लिया गया। उनसे मालूम चला इन दोनों युवक युवतियों का जो आइडेंटिटी, और उनको तुरंत गिरफ्त में लिया गया। कुछ दिन पहले ही लखनऊ में एक कपल का सड़क पर स्कूटी पर रोमांस करते हुए वीडियो वायरल हुआ था। पुलिस ने वहां भी स्कूटी चलाने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया। जाहिर है ये जानना जरूरी है कि सड़क सफर के लिए, रोमांस के लिए नहीं, और न ही सरेआम ऐसी हरकतों के लिए जो अश्लीलता की श्रेणी में आती हो। लक्ष्मण रेखा लांघेंगे तो इसी तरह पुलिसिया सबक सीखने के लिए वो तैयार भी रहें। सॉरी सर, गलती हो गई सर। नहीं तो आप लोग को मालूम है अच्छा काम कर रहे थे, बिना हेलमेट का, बिना इसका। रघुनंदन पंडा, दुर्ग, आज तक। कल्पिताबाद बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री की करेंगे, क्योंकि मंच पर वो कुछ हुआ है जिससे पूरी कहानी में एक नया मोड़ आ सकता है। बिल्कुल नेहा, और अब यहां पर मुस्लिम लड़की सुल्ताना धर्म बदलकर सुरभि बन गई है और उसने धीरेन्द्र शास्त्री को तिलक लगाया, उन्हें राखी बांधी और मंच से क्या क्या कहा वो इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। हम जब तक जिएंगे तब तक सनातन के लिए कार्य करेंगे, तब तक हम घर वापसी करवाएंगे। ये बहन मुसलमान बहन है, अपनी इच्छा से बागेश्वर बालाजी का चमत्कार देखकर ये भी सनातन हिंदू धर्म को सर्वोपरि मान कर आना चाह रही हैं। कितनी भी मिसमरियां हमारे पीछे लग जाएं, हम डिगने वाले नहीं हैं, हम डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम हिंदू शेर हैं। बागेश्वर वाले बाबा के दरबार में घर वापसी। सुल्ताना बनी सुरभि, मुस्लिम धर्म छोड़ हिंदू धर्म को अपनाया। धीरेन्द्र शास्त्री को लगाया तिलक, बांधी राखी। दैवीय शक्ति या छल प्रपंच, चमत्कार या झूठ का कारोबार,
ऐसे तमाम आरोपों के बीच धीरेन्द्र शास्त्री उर्फ बागेश्वर बाबा के दरबार में कुछ ऐसा हुआ जो सनातन धर्म के नाम पर उन्हें समर्थन देने वालों को तर्क की नई तलवार थमा गया। बागेश्वर धाम वाले बाबा का दरबार लगा है और लाल सूट पहने जो महिला उन्हें तिलक लगा रही है वो है सुल्ताना। जी हां, सुल्ताना यानी एक मुस्लिम महिला। सुल्ताना ने न केवल धीरेन्द्र शास्त्री को तिलक लगाया बल्कि उन्हें राखी भी बांधी। सनातन धर्म के नए झंडा बरदार बाबा एक मुस्लिम महिला से ये बातें क्यों करवा रहे हैं? तो आज तक संवाददाता सुमी राजप्पन से इसे समझिए। यहाँ पर सुल्ताना जो कल अपना धर्म परिवर्तन करने आई थी, यहाँ पर जो इस्लाम धर्म से है और वो हिंदू बनना चाहती है, उनकी आस्था है कि हिंदू धर्म में लड़कियों की इज्जत बहुत ज्यादा होती है, ये उनके कुछ कारण है। उन्होंने साफ रूप से ये जरूर कहा है कि सारे धर्म अपने आप में सही होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो उन्हें हिंदू धर्म की पसंद है, इसलिए वो हिंदू धर्म में वो होना चाहती है। और अभी उन्हीं का नामांकन हो रहा है, उनकी नेमिंग सेरेमनी चल रही है। वो बागेश्वर धाम आई थी रेस्क्यू कराने खुद को, और इसीलिए अब उनका जो नेमिंग सेरेमनी है, उनका नामांकन हो रहा है और यहाँ पे बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी कर रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने सुल्ताना को न केवल विधि विधान से हिंदू धर्म में शामिल कराया बल्कि उसे नया नाम दिया, सुरभि। सुल्ताना को यह नाम पसंद आया। बहुत खुशी है, जिनको मतलब पूरी दुनिया, जिनके ऊपर खुद बालाजी का वो है आशीर्वाद है, वो आज मेरे भैया बन गए। किसी को उनके चरण छूने की भी अनुमति नहीं है, लेकिन मैंने उनको टीका लगाया। मेरे से बड़ा सौभाग्य किसी का नहीं। नाम बहुत अच्छा है और मैं चाहती थी कि मेरा नाम सा से हो। जो आप चाहती है कि अब हिंदू धर्म में आकर पूरा हो, क्या करना चाह रही है? मेरे है कुछ सपने अपने, मेरी अच्छी जगह जॉब लग जाए। बहुत लोगों ने मुझे जात पात और अकेली है फायदा उठाने की बहुत कोशिश की मेरी, कि ऐसी होगी वैसी होगी, इसके माँ बाप नहीं है, गंदी होगी, कुलक्षणी होगी, चरित्रहीन होगी। तो बहुत तरह से मेरे ऊपर लांछन लगे, बहुत लोगों ने मेरे को गलत आरोप लगा के मेरे काम से छुड़वा दिया। उन सबसे भी। और नेताजी की जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री इस वक्त संबोधित कर रहे हैं, सीधे आपको वहीं ले चलेंगे। अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज नेताजी सुभाष की जन्म जयंती है। देश पराक्रम दिवस के रूप में इस प्रेरणा दिवस को मनाता है। सभी देशवासियों को पराक्रम दिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएं। आज पराक्रम दिवस पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में नई सुबह की रश्मियां एक नया इतिहास लिख रही है। और जब इतिहास बनता है तो आने वाली सदियां उसका स्मरण भी करती हैं, आकलन भी करती हैं, मूल्यांकन भी करती हैं और अविरत प्रेरणा पाती रहती है। आज अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों का नामकरण हुआ है। इन 21 द्वीपों को अब परमवीर चक्र विजेताओं के नाम से जाना जाएगा। जिस द्वीप पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस रहे थे, वहां उनके जीवन और योगदानों को समर्पित एक प्रेरणा स्थली, एक स्मारक का भी आज शिलान्यास हुआ है। आज के इस दिन को आजादी के अमृत काल के एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में आने वाली पीढ़ियां याद करेगी। नेताजी का यह स्मारक शहीदों
और वीर जवानों के नाम पर ये द्वीप हमारे युवाओं के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक चिरंतर प्रेरणा का स्थल बनेंगे। मैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लोगों को और सभी देशवासियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं नेताजी सुभाष और परमवीर चक्र विजेता योद्धाओं को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। भाइयों और बहनों, अंडमान की ये धरती वो भूमि है जिसके आसमान में पहली बार मुक्त तिरंगा फहरा था। इस धरती पर पहली आजाद भारतीय सरकार का गठन हुआ था। इस सब के साथ अंडमान की इसी धरती पर वीर सावरकर और उनके जैसे अनगिनत वीरों ने देश के लिए तप, तितिक्षा और बलिदानों की पराकाष्ठा को छुआ था। सेल्युलर जेल की कोठरियां, उस दीवार पर जड़ी हुई हर चीज आज भी अप्रतिम पीड़ा के साथ साथ उस अभूतपूर्व जज्बे के स्वर वहां पहुंचने वाले हर किसी के कान में पड़ते हैं, सुनाई पड़ते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से स्वतंत्रता संग्राम की उन स्मृतियों की जगह अंडमान की पहचान को गुलामी की निशानियों से जोड़कर रखा गया था। हमारे आइलैंड्स के नामों तक में गुलामी की छाप थी, पहचान थी। मेरा सौभाग्य है कि 4-5 साल पहले जब मैं पोर्ट ब्लेयर गया था तो वहां मुझे 3 मुख्य आइलैंड्स को भारतीय नाम देने का अवसर मिला था। आज रॉस आइलैंड नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप बन चुका है। हैवलॉक और नील आइलैंड स्वराज और शहीद आइलैंड बन चुके हैं। और इसमें भी दिलचस्प ये कि स्वराज और शहीद नाम तो खुद नेताजी का दिया हुआ था। इस नाम को भी आजादी के बाद महत्व नहीं दिया गया था। जब आजाद हिंद फौज की सरकार के 75 वर्ष पूरे हुए तो हमारी सरकार ने इन नामों को फिर से स्थापित किया था। साथियों, आज 21वीं सदी का ये समय देख रहा है कि कैसे जिन नेताजी सुभाष को आजादी के बाद भुला देने का प्रयास हुआ, आज देश उन्हीं नेताजी को पल पल याद कर रहा है। अंडमान में जिस जगह नेताजी ने सबसे पहले तिरंगा फहराया था, वहां आज गगनचुंबी तिरंगा आजाद हिंद फौज के पराक्रम का गुणगान कर रहा है। पूरे देश में और देश के कोने कोने से जब लोग यहां आते हैं तो समंदर किनारे लहराते तिरंगों को देखकर
उनके दिलों में देशभक्ति का रोमांच भर जाता है। अब अंडमान में उनकी याद में जो म्यूजियम और स्मारक बनने जा रहा है, वो अंडमान की यात्रा को और भी स्मरणीय बनाएगा। 2019 में नेताजी से जुड़े ऐसे ही एक म्यूजियम का लोकार्पण दिल्ली के लाल किले में भी हुआ था। आज लाल किला जाने वाले लोगों के लिए वो म्यूजियम एक प्रकार से हर पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्थली की तरह है। इसी तरह बंगाल में उनकी 125वीं जयंती पर विशेष आयोजन हुए थे। देश ने इस दिन को पूरे धूमधाम से सेलिब्रेट किया था। उनके जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में घोषित किया गया। यानी बंगाल से लेकर दिल्ली और अंडमान तक देश का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जो नेताजी को नमन न कर रहा हो, उनकी विरासत को संजो न रहा हो। साथियों, बीते 8-9 वर्षों में नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े ऐसे कितने ही काम देश में हुए हैं जिन्हें आजादी के तुरंत बाद से हो जाना चाहिए था, लेकिन उस समय नहीं हुआ। देश के एक हिस्से पर आजाद भारत की पहली सरकार 1943 में बनी थी। इस समय को अब देश ज्यादा गौरव के साथ स्वीकार कर रहा है। जब आजाद हिंद सरकार के गठन के 75 वर्ष पूरे हुए, तब लाल किले पर देश ने झंडा फहराकर नेताजी को नमन किया था। दशकों से नेताजी के जीवन से जुड़ी फाइलों को सार्वजनिक करने की मांग हो रही थी। ये काम भी देश ने पूरी श्रद्धा के साथ आगे बढ़ाया। आज हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं के सामने कर्तव्य पथ पर भी नेताजी बोस की भव्य प्रतिमा हमें हमारे कर्तव्यों की याद दिला रही है। मैं समझता हूं ये काम देश हित में बहुत पहले हो जाने चाहिए थे, क्योंकि जिन देशों ने अपने नायक नायिकाओं को समय रहते जनमानस से जोड़ा, साझे और समर्थ आदर्श गढ़े, वो विकास और राष्ट्र निर्माण की दौर में बहुत आगे गए। इसलिए यही काम आजादी के अमृत काल में भारत कर रहा है, जी जान से कर रहा है। साथियों, जिन 21 द्वीपों को आज नया नाम मिला है, उनके इस नामकरण में भी गंभीर संदेश छिपे हैं। ये संदेश है एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना। ये संदेश है देश के लिए दिए गए बलिदान की अमरता का संदेश। वयम अमृतस्य पुत्राः। और ये संदेश है
भारतीय सेना के अद्वितीय शौर्य और पराक्रम का संदेश। जिन 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर इन द्वीपों को जब जाना जाएगा, उन्होंने मातृभूमि के कण कण को अपना सब कुछ माना था। उन्होंने भारत मां की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया था। वे भारतीय सेना के हैं, वे वीर सिपाही देश के अलग अलग राज्यों से थे, अलग अलग भाषा, बोली और जीवन शैली के थे, लेकिन मां भारती की सेवा और मातृभूमि के लिए अटूट भक्ति उन्हें एक करती थी, जोड़ती थी, एक बनाती थी। एक लक्ष्य, एक राह, एक ही मकसद और पूर्ण समर्पण। साथियों, जैसे समंदर अलग अलग द्वीपों को जोड़ता है, वैसे ही एक भारत श्रेष्ठ भारत का भाव भारत मां की हर संतान को एक कर देती है। मेजर सोमनाथ शर्मा, पीरू सिंह, मेजर शैतान सिंह से लेकर कैप्टन मनोज पांडे, सूबेदार जोगिंदर सिंह और लांस नायक अल्बर्ट एक्का तक, वीर अब्दुल हमीद और मेजर रामास्वामी परमेश्वरन से लेकर सभी 21 परमवीर, सबके लिए एक ही संकल्प था, राष्ट्र सर्वप्रथम, इंडिया फर्स्ट। उनका ये संकल्प जब इन द्वीपों के नाम से हमेशा के लिए अमर हो गया है। करगिल युद्ध में ये दिल मांगे मोर का विजय घोष करने वाले कैप्टन विक्रम, इनके नाम पर अंडमान में एक पहाड़ी भी समर्पित की जा रही है। भाई और बहनों, अंडमान निकोबार के द्वीपों का ये नामकरण उन परमवीर चक्र विजेताओं का सम्मान तो है ही, साथ ही भारतीय सेनाओं का भी सम्मान है। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, दूर सुदूर, समंदर हो या पहाड़, इलाका निर्जन हो या दुर्गम, देश की सेनाएं देश के कण कण की रक्षा में तैनात रहती है। आजादी के तुरंत बाद से ही हमारी सेनाओं को युद्धों का सामना करना पड़ा। हर मौके पर, हर मोर्चे पर हमारी सेनाओं ने अपने शौर्य को सिद्ध किया है। ये देश का कर्तव्य था कि राष्ट्र रक्षा, इन अभियानों में स्वयं को समर्पित करने वाले जवानों को, सेना के योगदानों को व्यापक स्तर पर पहचान दी जाए। आज देश उस कर्तव्य को, उस जिम्मेदारी को पूरे करने का हर कोशिश प्रयास कर रहा है। आज जवानों और सेनाओं के नाम से देश को पहचान दी जा रही है। साथियों, अंडमान एक ऐसी धरती है जहां पानी, प्रकृति, पर्यावरण, पुरुषार्थ, पराक्रम, परंपरा, पर्यटन, प्रबोधन और प्रेरणा सब कुछ है।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हम लोग सुन रहे थे, नेहा, जिस तरीके से वो याद कर रहे थे आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। अब बात देश की सियासत में रामचरितमानस को लेकर उठे एक और विवाद की। रामचरितमानस को लेकर बिहार के बाद अब यूपी की सियासत गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को दलित और नारी विरोधी बताते हुए कहा कि या तो मानस से उसके विवादित हिस्सों को हटा दिया जाए या रामचरितमानस को ही बैन कर दिया जाए। रामस्य शाश्वतम। सीधे सीधे जाति लेकर के अधम जाति होने का सर्टिफिकेट दे रहे हैं तुलसी बाबा इस चौपाई के माध्यम से। पूरी रामायण को ही प्रतिनिधित्व कर देना चाहिए। रामचरितमानस का बिहार कांड ठीक से खत्म भी नहीं हुआ कि पड़ोसी उत्तर प्रदेश में मानस पर विवाद का नया अध्याय शुरू हो गया। यूपी में इसके सूत्रधार बने बीजेपी से समाजवादी पार्टी में आने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य। ये तुलसी बाबा की ही रामायण की चौपाई है, जिसमें उसका एक अंश है, जे बड़ाधम तेल कुम्हारा सुपच किरात कोल कलवारा। यानी सीधे सीधे जाति लेकर के अधम जाति होने का सर्टिफिकेट दे रहे हैं तुलसी बाबा इस चौपाई के माध्यम से। वहीं पर एक जगह ये भी लिखते हैं कि ढोल गमार सूद पशु नारी सकल ताड़ना के अवतार। स्वामी प्रसाद मौर्य का दावा है कि तुलसीदास का रामचरितमानस दलित विरोधी है। पूजे ही विप्र सकल गुणहीना, सकल गुणहीना यानी समस्त गुणों से हीन, लंपट हो, व्यभिचारी हो, दुराचारी हो, देशद्रोही हो, अनपढ़ हो, गंवार हो, फिर भी अगर ब्राह्मण है तो पूजिए। लेकिन पूजे ही न शूद्र गुण ज्ञान प्रवीणा। कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, कितना भी विद्वान क्यों न हो, कितना भी ज्ञाता क्यों न हो, लेकिन शूद्र है तो उसका सम्मान मत करिए। क्या यही धर्म है? आज तक से बातचीत में स्वामी प्रसाद मौर्य ने तुलसीदास के रामचरितमानस से विवादित अंश हटाने और पूरे रामचरितमानस को बैन करने की मांग कर डाली। इस अंश को सरकार को संज्ञान लेते हुए जो आपत्तिजनक अंश है उसे बाहर करना चाहिए या इस पूरी पुस्तक को बैन कर देना चाहिए, जिससे कि बड़े पैमाने पर दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों की भावनाएं आहत हो रही हैं। मतलब रामचरितमानस को बैन कर देना चाहिए, स्वाभाविक रूप से बैन कर देना चाहिए। सालों से न जाने कितनी पीढ़ियां मानस की चौपाइयां पढ़ते सुनते बड़ी हुई। रामचरितमानस को हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ माना गया है, लेकिन देश की सियासत में अचानक रामचरितमानस को लेकर नई व्याख्या शुरू हो गई, जिसकी शुरुआत बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामायण को नफरत का ग्रंथ बताकर की थी। रामचरितमानस में जो नीचता का अर्थ क्या है आपको मिल जाएगा इसी टॉपिक में। उत्तरकांड में जो ये लिखा गया कि वरन में अधम कौन कौन लोग हैं, तेली, कुम्हार, कहार, कोल, कलवार, आदिवासी, दलित वगैरह वगैरह। और फिर उसी में आगे लिखा है अधम जाति में विद्या पाए भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी कि अधम जाति में नीच जाति के लोग विद्या पा करके जहरीला हो जाते हैं। कैसा? जैसा कि दूध पीने के बाद सांप हो जाता है। चंद्रशेखर के इस बैन पर बिहार की सियासत में काफी बवाल मच चुका है। इस बैन की वजह से जेडीयू और आरजेडी में भी तलवारें खिंच गई और अब बारी यूपी की है। मौर्य के बैन से सियासी तूफान तय है। लखनऊ से संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।